हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी, और हिंदी में हम आपकी पूरक पुस्तिका से पढ़ रहे हैं भारत की खोज, जिसका दूसरा टॉपिक है तलाश। कल की क्लास में हमने भारत की अतीत की झांकी, नेहरू जी ने ये जो पुस्तक लिखी है, इसमें तलाश में यानी कि जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें भारत के अतीत की झांकियों के बारे में बताया। और आज की क्लास में हम आगे इसी में तलाश में ही आपका जो दूसरा टॉपिक है भारत की शक्ति और सीमा। तो आइए, अतीत की तलाश में अतीत की जो भारत के अतीत की जो झांकियां हैं उसमें उन्होंने अलग अलग भारत की शक्तियों के बारे में, हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है उनके बारे में, साथ में यहाँ की जो पवित्र नदी है गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, इनके बारे में डिस्कस किया। यहाँ की अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उनके बारे में डिस्कस किया। आज की क्लास में भारत की शक्तियां और सीमा। आगे नेहरू जी लिखते हैं कि भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। भारत एक शक्तिशाली देश था और यहाँ की जो संस्कृति है वो विश्व में विख्यात थी। यहाँ भारत की जो शक्ति है उसके पतन का कारण क्या है? कहते हैं भारत की शक्ति के स्रोतों और उनके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उनके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीकी की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने में पिछड़ा हुआ था। भारत पहले जो है बहुत आगे था, यूरोप के देशों से जो है कई आगे था, लेकिन भारत जो है तकनीकी की दौड़ में वो पिछड़ गया। यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी थी, अभी हम कह नहीं सकते हैं कि अभी है, लेकिन उस समय की बात ये हो रही है जब हमारा देश गुलाम था, स्वतंत्र नहीं हुआ था। उसी समय नेहरू जी ने ये पुस्तक लिखी थी। कहते हैं भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने में पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। तो यूरोप के जो देश थे जो और अन्य मामलों में पिछड़े थे, लेकिन तकनीकी में वो आगे थे, इसलिए वो आगे चले गए। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी और हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूर्व पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक जो सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी ही नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता। तो नेहरू जी कहते हैं ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी ही नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का अभ्यास होने लगता है। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। यानी पहले जो है भारत में तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी, लेकिन बाद में इस तकनीकी कौशल की कमी की वजह से भारत जो है पतन की तरफ, भारत को जो है भारत जो एक विकसित देश बन सकता था वो अब विकासशील बन रहा है। तो कहते हैं किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है, क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ने ले लेती है। तो जहां हम अपनी रचनात्मक, हमारे लोगों के जो हमारे पूर्वज हैं उनमें रचनात्मक प्रवृत्ति थी, वो अब अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। अर्थात रचनात्मक प्रवृत्ति का मतलब ये होता है आप स्वयं जो है किसी चीज की खोज कर रहे हैं। अनुकरण का मतलब है किसी अन्य देश ने कोई जो विज्ञान में जो है कोई भी खोज की है, हम उसका अनुकरण कर रहे हैं और अनुकरण करने से जो है हम भी उसे बना रहे हैं।
तो ये एक अनुकरण की प्रवृत्ति है, जबकि रचनात्मक प्रवृत्ति क्या करता है, ये बनाने की प्रवृत्ति है। और अनुकरण किसी को जो है आप नकल करके फिर उस चीज की जो है आप अनुकरण की प्रवृत्ति ने ले लिया है। जहां कामयाबी के साथ विद्रोह विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहां शब्दाडंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह देने लगता है। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी और प्रभावी किंतु सरल सजीव एवं समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत एवं जटिल साहित्य शैली ने ले ली। यानी कि अब जो है हमारा जो संस्कृति थी, जो हमारा साहित्य था, वो भी अब जो है क्या होने लग गया है, उसकी भाषा पहले सरल थी, सबकी समझ में आता था, लेकिन अब इस भाषा भी जो है ये क्या हो गई, ये सरल सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अब जो है अत्यंत अलंकृत, अब अलंकार से युक्त जो है भाषा का प्रयोग होने लग गया, जटिल होने लग गई, साहित्य शैली ने ले ली है। साहित्यिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जो जिंदगी है, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, अब वो क्षीण हो चली है। आगे नेहरू जी कहते हैं कि जो साहसिक कार्य की जो लालसा थी और छलकती हुई जो जिंदगी है, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार जो है संभव हो सका था। यहाँ के जो लोग थे वो साहसिक कार्य करते थे और सब में जो है साहसिक कार्य करने की लालसा होती थी, और इस कारण जो है दूर के देशों में भारतीय संस्कृति का क्या होता था, प्रसार संभव हो सका था। अब जो है वो क्षीण हो चली है और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जो है जगह ले ली। तो आगे कहते हैं नेहरू जी कि जांच पड़ताल की जो विवेकपूर्ण चेतना थी वो लुप्त हो गई है, ठीक है, और अतीत की जो अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली है। अब जो है लोग जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं, यानी किसी चीज का जो है उसमें तर्क नहीं देख रहे हैं, बल्कि अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली है। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया है। वह एक तरफ की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मानसिक जकड़ता और शारीरिक जो थकावट है कि इस हालत में भारत का हास होने लगा है। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते चले गए। तो उस समय के भारत का यहाँ पर जो है जिक्र किया है किसने, नेहरू जी ने अपनी किताब में। कहते हैं हमारे भारत के लोगों में एक तरह से जो है मूर्छा से ग्रस्त हो चुके हैं। मानसिक जड़ता और शारीरिक जो थकावट की इस हालत में भारत का हास होने लग गया है। हमारी शक्ति जो है किस प्रकार से क्षीण हुई है और वह गतिहीन एवं और जड़ हो गया है, जबकि विश्व के जो दूसरे हिस्से हैं वो प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। आगे नेहरू जी लिखते हैं किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही जो है सर्वेक्षण नहीं है। कहते हैं जो मैंने ऊपर बताया वो इस स्थिति का, हमारे देश की जो स्थिति हुई है उसका सही और जो है सर्वेक्षण नहीं है, पूर्णतः सर्वेक्षण नहीं है, ये पूरा जो है सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह से टूट जाता। एक युग का अंत और उसके भंसा विशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता। इस तरह का क्रम भंग नहीं होता और भारत में निरंतरता बनी रहती। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे, नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने की लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने को केवल बाहरी ढांचा प्रतीत के रूप में बचा रहा और उसके अंतर वस्तु बदल गई। यानी कि अब जो है क्या हो गया, नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ
जिसको रक्षा करने लायक समझा गया, उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल जो है बाहरी ढांचा प्रतीत के रूप में बचा रहा और उसका जो अंतर वस्तु, उसके अंदर की जो वस्तु है वो बदल गई है। यानी कि पुराना का कोई भी संस्कृति है, हम क्या कर रहे हैं, पाश्चात्य जो आपकी पश्चिमी संस्कृति है उसको अपना रहे हैं। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर जो कुछ पुराना ढांचा है वो सिर्फ उसका जो है रूप में जो है वो बचा हुआ है, उसके अंतर की जो वस्तु है, उसके अंदर की जो चीज है वो सब बदल गई है। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती हो जो पूरी तरह से सिद्ध नहीं किया जा सकता हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी है। आगे नेहरू जी ने यहाँ पर तलाश में जो है 2-3 टॉपिक लिखे हैं, जिसमें उन्होंने अतीत का जो है यहाँ पर की झांकियां लिखी हैं, भारत की शक्तियों और उसकी सीमा के बारे में लिखा है। अब भारत की तलाश, तीसरा टॉपिक है भारत की तलाश। आगे नेहरू जी कहते हैं पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझसे एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की। यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि जब मैंने पुस्तकें पढ़ी, प्राचीन जो स्मारक हैं उनको देखा, विगत जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उन सब ने मुझ में एक हद तक जो है भारत की समझ तो पैदा कर दी कि भारत आखिर है क्या। लेकिन कहते हैं मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। इसमें उन्होंने कहा कि वो भारत की खोज जो टॉपिक लिखा है, कहते हैं मैंने पुस्तकें पढ़ी, भारत के जो प्राचीन स्मारक हैं और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उन सब ने मुझ में एक हद तक भारत को समझने की जो शक्ति है वो तो पैदा की, लेकिन नेहरू जी उससे भी संतोष नहीं हुए, ना ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। कहते हैं मैंने इतनी सारी पुस्तकें पढ़ी, बहुत सारे स्मारक देखे, जो बीती हुई जो सांस्कृतिक उपलब्धियां उन सब को मैंने समझा, और इन सब के बावजूद भारत को पैदा कर की, लेकिन तो कहते हैं भारत को समझने की एक समझ तो मैंने पैदा की, मेरे अंदर जो है कुछ हद तक समझे, लेकिन मेरे अंदर वो संतोष नहीं आया, उन प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं मिले जिन प्रश्नों के उत्तर मैं चाहता था। कहते हैं वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। आगे नेहरू जी कहते हैं वर्तमान मेरे लिए और मुझे जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्य युगीनता, भयंकर गरीबी और दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। तो यहाँ नेहरू जी कहते हैं जो वर्तमान चल रहा है, यानी कि जो स्वतंत्रता का जो दौर था, जिस समय स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयां चल रही थी, जगह जगह जुलूस चल रहे थे, तो कहते हैं ये जो वर्तमान है ये मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्य युगीनता, भयंकर गरीबी और दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था। कहते हैं मैं अपने जैसे, अपने वर्ग के और अपनी किस्म के लोगों का, यानी कि जो मेरे जैसे लोग हैं उनका मैं प्रशंसक नहीं था। फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। कहते हैं मैं एक नेता की तरह एक वर्ग का क्या कर रहा हूँ, नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं उस अपने जैसे लोगों का और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनका प्रशंसक नहीं था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के नेतृत्व के लिए इनको जो है मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यानी कि मुझे एक
लोगों का जो है एक संगठन चाहिए था। हालांकि मैं अपने जैसे और मध्यम वर्ग के लोगों का प्रशंसक नहीं हूँ। अब आप देखिए, जब नेता लोग जो हैं, जब क्या करते हैं, जब चुनाव का टाइम आता है तो उस समय जो है आगे पीछे हम उन लोगों पर जो है क्या करते हैं, जाते हैं, और शायद उनके जो पीछे वाले होते हैं वो हमें उन तक पहुंचने नहीं देते हैं। लेकिन जब वो किसी विशेष रूप या वो किसी नेता जो है क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो वो जनता के बीच में आते हैं, उन मध्यम वर्ग के लोगों के बीच में आते हैं। उनको जरूरत पड़ती है उन मध्यम वर्ग के लोगों की। तो इसी संदर्भ में यहाँ नेताजी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, सॉरी, कि मैं जो हूँ उन लोगों का प्रशंसक नहीं था, मध्यम वर्ग के लोगों का प्रशंसक नहीं था, और ना ही मैं जो हूँ अपने किस्म के लोगों की जो है प्रशंसा करता था। लेकिन फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए, यानी कि भारत को आजाद कराने के लिए मुझे इन लोगों की आवश्यकता पड़ी। मैं इनकी ओर देखता था। यहाँ मध्यम वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद जो है तरक्की और विकास करना चाहता था, क्योंकि ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं ये अपने आप को जो है सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद जो है तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी जो शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उनके भीतर जो है विद्रोह की चेतना जो है पनपी। नेहरू जी ने कहा कि इन लोगों के तरफ मैंने देखा तो ये लोग कैसे थे, ये लोग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहते थे। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उनके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी। लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्यम वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का जो प्रयास है इनके बस की बात नहीं थी। नई ताकतों ने सिर उठाया और हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। तो आगे नेहरू जी ने कहा अपनी किताब में कि नई किताबों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो उसके अस्तित्व को लगभग भूल गए थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब तक हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का जो है दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उससे मुझे बराबर आकर्षित कर किया। उसमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। तो यहाँ नेहरू जी कहते हैं भारत की जो ग्रामीण जनता थी उसमें मुझे कुछ ऐसा नजर आया जिसे परिभाषित करना जो है मेरे लिए कठिन है, और उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। मैं उसे परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन उस ग्रामीण जनता ने मुझे आकर्षित किया अपनी ओर। उसमें कुछ ऐसी बात थी, उस ग्रामीण जनताओं में कुछ ऐसी बात थी जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उसमें अनुपस्थित थी, यानी कि कुछ जो है अलग बात उनमें थी। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता था। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है।
उसकी विशाल जनसंख्या के बावजूद मैं उसके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी हैं। शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई है। कहते हैं मुझे जो है इन लोगों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं थी, और जब हम अपेक्षा नहीं रखते हैं तो हम निराश भी नहीं होते हैं। अपेक्षाएं रखने से ही हमें निराशा होती है, तभी हमें आक्रोश पैदा होता है। तो कहते हैं मुझे इन लोगों से जो है कोई अपेक्षा नहीं थी, इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीदें की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उसमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 2 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया। फिर भी कुछ तो ऐसा बच गया रहा है जो सार्थक है, और उसके साथ जो है बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है। आगे तलाश में नया टॉपिक है यहाँ भारत माता। आगे नेहरू जी लिखते हैं, अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की। नेहरू जी कहते हैं जब मैं कई सभाओं में एक के बाद दूसरी सभा में मैं जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत जो है नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहां के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। नेहरू जी कहते हैं कि अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, इसमें हिंदुस्तान और भारत की वो चर्चा करते थे, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर ही हमारा नाम क्या पड़ा था, हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। तो भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन जो संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां के जो श्रोता हैं वो अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक थे, यानी कि इन गांव के लोगों से ज्यादा क्या थे, आधुनिक थे, और वे अधिक समझदार दमदार भाषण की अपेक्षा रखते थे, और वो चाहते थे कि भाई उनको जो है एक दमदार भाषण मिले। पर सीमित नजरिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो किसानों को कहते हैं मैंने इस महान देश की बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए जो है हम संघर्ष कर रहे हैं, यानी जिसकी स्वतंत्रता के लिए हम क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कि मैंने कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। कहते हैं कि कैसे इसका हर हिस्सा जो है एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी क्या है, भारत है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी, और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या कैप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी, गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर जो है विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उनके बारे में सोचें, साथ ही थोड़ा बहुत उस पर जो है विराट विश्व के बारे में भी सोचें। ठीक है, जिसके हम क्या हैं, एक हिस्से हैं। यह काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था।
नेहरू जी कहते हैं कि मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें। भारत क्या है? अखंड है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम एक छोटे से हिस्से हैं, यानी कि हम पूरा विश्व जो है एक है। कहते हैं यह काम बहुत आसान नहीं था और उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। कहते हैं ये काम बहुत आसान नहीं था लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा कि मैंने सोचा था। जो हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणाओं से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते ही थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। तो नेहरू जी ने कहा हमारे प्राचीन जो महाकाव्य हैं, पुरागाथाएं हैं, दंत कथाएं हैं कि उन्हें पूरी जानकारी थी और इस साहित्य ने हमारे देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। तो ये जो सारे साहित्य हैं, जो महाकाव्य हैं, जो दंत कथाएं हैं, इस साहित्य ने जो है हमारे पूरे देश की जो अवधारणाएं थी, पूरी अवधारणाओं से उन्हें क्या करा दिया था? परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते ही थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित जो धार्मिक स्थल हैं उनकी यात्रा की है। आगे नेहरू जी ने कहा कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, कहते हैं कभी कभी क्या होता था, जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंजता था, भारत माता की जय। तो कहते हैं मैं जब किसी सभा में पहुंचता था तो मेरे स्वागत में जो है कई कंठों से एक स्वर में निकलता था, क्या? भारत माता की जय। मैं उससे अचानक जो है प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उसका क्या आशय है। तो जहां भी ये कहा जाता था भारत माता की जय, तो नेहरू जी कहते हैं मैं उनसे जो है अचानक प्रश्न कर देता था कि इस पुकार से उनका क्या आशय है, क्या कहना चाहते हैं वो। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। कहते जैसे ही आप भारत माता की जय कहें और आपसे जो है कहते कि आप क्या कहना चाहते हो, तो कहते हैं मेरा प्रश्न उनको एक मनोरंजक भी लगता था और चकित भी करता था। उनकी ठीक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दें। तो क्योंकि जिस सभा में वो लोग जो है एक स्वर में भारत माता की जय का जय घोष करते थे, नेहरू जी उनसे पूछते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं और इस पुकार से उनका क्या आशय है। मेरा प्रश्न जो है उनको मनोरंजक और चकित करता था। उनकी ठीक समझ में नहीं आता था कि वे मुझे क्या जवाब दें और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते थे और जब उनको इसका उत्तर नहीं मिलता था तो एक दूसरे की तरफ देखते थे और अंत में जो है वो नेहरू जी की तरफ ही ताकने लगते थे। मैं बार बार सवाल करता जाता और आखिर एक जो है हट्टा कट्टा जाट जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता कि यह भारत माता हमारी धरती है और भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता कौन सी मिट्टी, उसके अपने गांव के टुकड़े की या जिले या राज्य की। तो फिर जो है कहते हैं जब मैं ये प्रश्न करता तो वहां उस सभा में उपस्थित सभी लोग एक दूसरे को देखते और फिर जब उन्हें जवाब नहीं मिलता तो फिर वो नेहरू जी की तरफ ताकते। उस सभा में आखिरकार एक हट्टा कट्टा आदमी जो है जाट, जिसके न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता रहा है, वो जवाब में कहता कि यह भारत माता हमारी धरती है और भारत की जो प्यारी मिट्टी है। मैं फिर सवाल करता कौन सी मिट्टी, उसके अपने गांव के टुकड़े की या जिले की या फिर राज्य की, राज्य के तमाम टुकड़ों की या फिर पूरे भारत की मिट्टी। प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते, यानी कि जब तक उनको उत्तर आता वो पूछते जाते।
आखिर में कहते हैं कि भारत वह सब कुछ तो है कि जो उन्होंने सोच रखा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो अब जो है जब वो प्रश्नों के सिलसिले को जो है वो रोक देते, यानी कि प्रश्न उनको उत्तर नहीं मिलते तो प्रश्न खुद ही रुक जाते। तो कहते हैं जब इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद एक बार वो जाट जो है चुप हो जाता है, तो वो फिर से क्या कहते हैं कि भारत वो सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियां, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, सब हमें प्रिय हैं, लेकिन जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता, उसके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उनकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। तो अब वो उत्तर देते कि जो तुम कह रहे हो वो तो है ही भारत माता, लेकिन इसके अलावा भी भारत माता कुछ और है। कहते हैं हमारी जो भारत माता है इसके अलावा बहुत कुछ है। भारत के वो पहाड़, भारत की नदियां, जंगल और फैले हुए जो तमाम खेत हैं, वो सब जो है इन सब का महत्व है। लेकिन कहते हैं इन सबसे ऊपर बढ़कर के भारत की जनता, जिसके और जो उनके और यानी उन लोगों के जो सभा में बैठे हैं, उनके और मेरे जैसे वो तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं। तो भारत माता कोई मिट्टी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है, नेहरू जी बता रहे हैं कि इस देश की जो जनता है, जो जनता जनार्दन है, वास्तव में हम भारत माता की जय नहीं कर रहे हैं। एक तरफ हम जय घोष करते हैं भारत माता की जय, नेहरू जी कहते हैं कि वो भारत माता इस देश की जनता है, और हम यदि उस देश की जनता के साथ ही द्वेष करें, उस जनता के साथ ही जो है हम क्लेश करें, तो वो जय जयकार जो है हमारा व्यर्थ है। तो कहते हैं इस भारत लाखों लोग, इस देश की जो लाखों लोग हैं, उसकी जय का अर्थ है इसी जनार्दन। जब हम भारत माता की जय कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? इस जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरफ से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार जो है धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता है, जाता है, उनकी आंखें चमकने लगती हैं, क्योंकि अभी तक जो है वो भारत माता किसे समझ रहे हैं? सिर्फ यहाँ की मिट्टी को, और उस यहाँ के जो पेड़ पहाड़ हैं, जहाँ की जो नदियां हैं, उन सबको जो है वो भारत माता समझ रहे थे। लेकिन नेहरू जी कहते हैं जैसे जैसे उनको समझ में आता है कि नेहरू जी कहना क्या चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो। तुम क्या हो? भारत माता के हिस्से हो। एक तरफ से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे सबके दिमाग में बैठता जाता, तो उसकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई दिमाग जो है महान खोज कर ली हो। तो जब उन्हें चीजें समझ में आती हैं तो सबकी आंखें चमकने लग जाती हैं। देखो, जब आप कोई चीज को समझते नहीं हो तो आप पहले थोड़ा सा जो है सुस्त से रहते हो, लेकिन जब आपको समझ में आती हैं बातें, तो आपकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। तो जब नेहरू जी की बातें उनको समझ में आती हैं, तो धीरे धीरे जो है उनकी आंखों की चमक भी बढ़ने लग जाती है, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। तो यहाँ पर भारत माता क्या है, उसके बारे में जो है यहाँ पर नेहरू जी ने लिखा है अपनी किताब में। अब भारत की विविधता और एकता, आगे नेक्स्ट है भारत की विविधता और एकता। देखिए, हमारा देश जो है विविधता में, हमारे देश में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। यहाँ अनेक प्रकार की जातियां, अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार की बोलियां। यहाँ पर जो है अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या हैं? एक हैं। तो विविधता में एकता है ना। तो भारत में कितनी विविधता है, कितनी विविधताएं हैं, कितनी भिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश जो है एक है। आगे नेहरू जी लिखते हैं कि भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। तो नेहरू जी कहते हैं कि भारत की जो विविधता है वो बिल्कुल अद्भुत है, प्रकट है, यानी कि वो सामने है, सतह पर दिखाई पड़ती है, जो भी इसे देखना चाहता है वो देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी है। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी
इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के जो वासी तमिल में बहुत कम जो है समानता है। तो कहते हैं, अब देखो ये जो विविधताएं हैं ये शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी है। बाहर से देखने पर, जब हम बाहर से भारत को देखते हैं तो उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर जो है कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, है कि नहीं, है ना। तो ये जो है बहुत भिन्नता इसमें है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहां के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। तो यहाँ पर नेहरू जी लिखते हैं कि ये जो शारीरिक रूप से भिन्नताएं हैं ये उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है, यानी कि इन लोगों में बड़ी भिन्नताएं हैं। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उसके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। उत्तर पश्चिमी जो सीमांत प्रदेश के मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहां के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य जो है रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसी तमिल पर। इसमें कोई जो है अजरज नहीं है, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरे जातियों को अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, भारत की जो विभिन्नता है और उसमें क्या क्या एकताएं हैं। आगे इसमें जो है नेहरू जी इस्लाम के बारे में और कई जो है विभिन्नताओं के बारे में बताते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।